जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए एमपी जेल पहरी में आए हुए सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं और आपको इस तरह से सॉल्यूशन बताया जाएगा ताकि आप क्वेश्चनों को समझें और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएँ तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। और इससे रिलेटेड दो चार एक्स्ट्रा बातें कि पेपर में ये क्वेश्चन तो आया है, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है वो भी आपको बताया जाएगा। और याद रखें, ये सॉल्यूशन और ये वीडियो ना केवल एमपी जेल पहरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि एमपी पुलिस, एमपीएसआई और वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम जिसमें मैथ्स आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जनरली सेम ही होते हैं। बस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना होता है कि किस एग्जाम के अकॉर्डिंग किस पैटर्न के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि क्या पूछा है और क्या निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं। दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 1660 रुपये और बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या की इतनी है। तो यहाँ जमा लेते हैं जैसा उसने बोला है। बोलता है कि एक संख्या का, तो हमने लिखा ए का मतलब ए संख्या एक का 7.5% बराबर है बी का कितना भाई 12.5%। ये जो बोला है वो जमा दिया हमने। फिर आप देखिए प्रतिशत प्रतिशत तो दोनों में है, ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत दोनों में, तो ये प्रतिशत कट गया। 7.5 से पहले दशमलव से दशमलव हट गया। 25 तिया 75, 25 पंजे। तो आप बताएं कि ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा। तो आपने कहा कि 5:3 आ जाएगा। ए और बी का जो रेशो आएगा वो 5:3 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है वो समझते हैं। तो बोलता है दो संख्याओं का अंतर। पहले तो आप मुझे बताइए ए बी का रेशो कितना आ गया। ए बी का रेशो आ गया 5:3 का। ए बी का रेशो 5:3 का आ गया और दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 1660 रुपये दिया है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 1660 रुपये दिया है। तो आप देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 2 का। तो हमने बताया कि सर 2 का अंतर है वो 1660 के बराबर दिया है। आप बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो बड़ी संख्या 5 है, तो आपने ए का मान पूछे या फिर ऐसा मान लो ए भी तो आपने अपने अकॉर्डिंग माना है ना। बड़ी संख्या 5 है, 5 का अनुपात वो पूछ रहे हैं। आपने जब इसको काटा तो 880 कितना हो गया, सॉरी 80 का 830 आया। और 830 का जब आपने किससे गुणा किया 5 से गुणा किया तो 830 का जब 5 से गुणा किया तो 0, 15 की 5 हासिल में 1, 8 5 40 और 1 41। ठीक है, तो 4150 आएगा। 4150 आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सुमन के वेतन में 50% कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना कि पहले वृद्धि हुई फिर हानि हुई, पहले हानि हुई फिर वृद्धि हुई, इन सभी क्वेश्चनों को आप किससे सॉल्व कर सकते हैं, a + b + ab / 100 के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में याद रखिएगा जो बोला गया है उस सिंबल को भी लेकर चलिएगा। अगर हानि बोला है तो माइनस और लाभ बोला है तो प्लस, कमी बोला है तो माइनस, वृद्धि बोला है तो प्लस। इस तरह के क्वेश्चनों को आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और याद रखिए चूंकि दोनों तो सेम है, माइनस और प्लस, हम पहले जमा देते हैं आपको, आप खुद ही धीरे धीरे बातों को सीख जाएंगे और वहां पर अच्छी तरह प्रदर्शन दे पाएंगे। तो सुमन के वेतन में 50% की कमी हुई, इसका मतलब माइनस का 50, फिर वृद्धि हुई तो प्लस का 50, फिर प्लस माइनस का जब इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा 50 × 50 और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये देखिए -50 और +50 तो कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए जो नेगेटिव है ना आया, नेगेटिव में इन दोनों को 1 0 से 1 0 2 0 हो गए, ये भी 2 0 हो गए। ठीक है, तो आप 25 हो गया और 25 जो आया आंसर नेगेटिव में आया। नेगेटिव में आने का मतलब ये बताना चाहता है कि जो पूरा बिजनेस हुआ है या जो भी चीज हुई है उसमें क्या हुई है, हानि हुई है। और कितने परसेंट की, 25% की। अब ये नेगेटिव का सिंबल क्यों जरूरी था, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्टली आपसे हानि पूछा है। हो सकता कल को ये बोलता कि लाभ हुआ कि हानि, तो आप बोलते नेगेटिव का सिंबल आया इसका मतलब हानि हुई, पॉजिटिव का सिंबल आया होता तो लाभ होता। क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही रहेगा कि आप ये लगा दो, हो जाएगा। वरना फ्रैक्शन मेथड से भी आप कर सकते हो, बहुत सारे मेथड होंगे जिससे आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान यही पड़ेगा। इसकी जगह कुछ और भी बोल देता ना, हो सकता है यहाँ पर 30% की कमी बोल देता। ठीक है, कितना बोल देता, 30% की कमी बोल देता और यहाँ पर 20% की वृद्धि, और फिर बोलता मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, पुनः उसके बाद 20% की वृद्धि। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं और आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, फिर जमाना सीखिए और सारी चीज़ें आपसे बनेगी, और जब नहीं बनेगी तब तो हम हैं ही आपके लिए। चलिए तो देखते हैं, समझते हैं बातों को। क्या बोला है क्वेश्चन, बोलता है पल्सन ने अपनी आय का कितना परसेंट है भाई, कितना परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है, पल्सन ने अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं कि पहले तो हम बात करते हैं इनकम होती क्या है। तो आप बताइए इनकम क्या होती है। तो आप बोलेंगे कि सर जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं और प्लस सेव होता है उसी को हम इनकम बोलते हैं। कभी अगर आपसे इनकम लिखने को कहा जाए तो आप बता दीजिएगा कि जो इनकम होती है खर्च प्लस सेविंग को कहा जाता है। तो आप बताइए यहाँ पर कितनी इनकम मानेंगे। तो मान लीजिए 100% हमारी इनकम थी। अब हमने खर्च कितना किया, क्वेश्चन में बोलता है 75% खर्च किया। तो फिर सेव कितना किया होगा आपने, 25% आपने सेव किया होगा। क्लिक हो रहा है ना आपके दिमाग में। चलिए अब क्या बोलता है कि उनकी आय में 20% की वृद्धि हुई। तो जब 100 रुपये की आय माने थे तो वृद्धि हो गई 20%, तो हो गई 120 हो गई। अगर 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गई, और बोलता है उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। तो आप बताइए 7.5 का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, मतलब 7.5 का नहीं 75 का जब आप 10% निकालेंगे तो आएगा 7.5, और जब इसमें 7.5 जोड़ देंगे या 10% बढ़ाकर जोड़ देंगे तो कितना आएगा। जब आप इसमें जोड़ देंगे 10% तो आपको देखने, जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 82.5। ठीक है, 82.5 हो जाएगा। तो अब आप खुद बताइए कि 120 रुपये आपकी इनकम हो गई और इतना आप खर्च कर रहे हैं, तो कितने की बचत कर रहे हैं। तो इनको माइनस कर दीजिए 120 से, तो कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। इसका मतलब अब आपकी बचत है 37.5। पहले आप बचत कर रहे थे 25 रुपये, अब कर रहे हैं 37.5 रुपये। आपसे पूछा गया उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आप परसेंट को कैसे बताएंगे, नीचे लिखेंगे कि 25 रुपये मेरी पहले की बचत थी, अब मैं कितना ज़्यादा बचा रहा हूं। तो आप देख लीजिए 12.5 बचा रहे हैं। हालांकि ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 25 का 12.5 कितना होता है, 50%। तो आप 50% उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा आप परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट हटाते हैं 0 आता है, 0 से 0 का मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देते हैं, फिर 25 से ये पंजे बार में जाता है 125, तो कितना आ जाएगा 50%। तो 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपको क्या हुआ, उसकी बचत में 50% की वृद्धि हुई। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि आपने कैसे जमाया और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। कितना आसान सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, बोलता है 2/10। तो सॉल्व कर देते फटाक से, बस x का मान तो पूछा है ना। ठीक है, जनरली बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बड़े आसान होंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर में कितना आ गया 55। ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा जमाते चले फटाफट। ठीक है, तो बोलता है ए जो है ना, ए ने दोनों को कर्जा दिया, बी को भी दिया और सी को भी दिया। तो ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए दिया। फाइनली ए को ही तो प्रॉफिट मिलेगा। तो देखते हैं बी को कितना दिया। बी को दिया है 600 रुपये, कितने समय तक के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इंटू 2, और रेट आपको नहीं मालूम तो आपने आर किया, बट्टे में 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट प्लस, और ए ने ही ना 150 रुपये सी को दिया है 4 वर्षों के लिए, ना जाने कितने प्रतिशत की दर से, और जो टोटल आपका ब्याज मिला है 90 रुपये मिला है। तो आपने लिख दिया वो 90 रुपये। अब कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। 00 से 00 काट दिया, 10 से 10 काट दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिया 2। फाइनली आप देखिए कितना हो गया, यहाँ तो आ गया 6 दूनी 12 आर, प्लस यहाँ कितना हुआ 3 पंजे 3 दूनी 6 आर बराबर में 90। बाकी सब कट गया। तो आप देखिए इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 18 आर। 18 को 90 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा आपके सामने 5%। तो रेट आ गई आपकी 5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या
ब्याज की वार्षिक दर पर बराबर है। तो कितने आसान सा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही कर देंगे, √1/3 इंटू 100 कर देंगे, लेकिन समझिए 10 कर दें, 100 कर दें, जो भी, ठीक है। तो समझते हैं बातों को, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा जमा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, तो साधारण ब्याज का आप सभी फॉर्मूला जानते हैं ना। हम इस तरह सॉल्यूशन करवा रहे हैं कि आप एकदम अगर नए भी स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप पहली बार भी पेपर को सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आए सारी बातें। P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है। और फिर सारी बातें आपको बताई जाएगी, उससे रिलेवेंट और एक्स्ट्रा बातें क्या है वो भी बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 ही होता है। तो आप बताइए क्या बोला है क्वेश्चन, बोलता है साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो आपने 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, मूलधन का 1/9 है साधारण ब्याज, और मूलधन तो मूलधन होता है, और बोलता है जो दर और समय है ना वो दोनों बराबर है, तो x है, ठीक है। बराबर को संख्यात्मक मान बराबर, इस तरह की भी बातें बोलता है, तो आपको ये दोनों ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जो भी बोले आपसे बन जाए। p से p को काट दिया, तो आप देखिए बचा क्या, ये x² हो गया ना, ये क्या हो गया, x² बराबर में 1/9 इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो 1/9 इंटू 100 हो गया, इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि x बराबर में, ठीक है, x² बराबर में ना, तो 1/9, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, √1/9 इंटू 100, ठीक है। 1/9 किसका स्क्वायर है, 1/3 का, और 100 किसका है, तो कितना जाएगा, 10 का, ठीक है। 1/9 था 1/3 का, ठीक है। x बराबर में 1/3 इंटू 10, 100 आ गया था 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 सही 1/3, तो 3 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी, इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि ये बात आपसे बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बात दी गई है, क्या पूछा गया है, तो यहाँ देख लीजिए, 2 लाइन आपको दे दी गई, ठीक है। जो समीकरण है ना, किसी रेखा के समीकरण है, और 2 लाइन आपको दे दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है, ठीक है। बोलता है यहाँ पर देखिए, रेखा के समीकरणों में जो बातें जाननी होती है वो जनरली आपसे पेपर में 2 बातें पूछी जाती है कि रेखा समांतर है या रेखा लंबवत है। तो रेखा के बारे में पहले आपको कुछ ज़्यादा बातें बता दें, रेखा के बारे में आप सारी बातें समझ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रेखा का जो एक सरल सा समीकरण होगा वो किस फॉर्म पर होगा, ax + by और +c = 0 के फॉर्म पर होगा, और अगर नहीं भी होगा तो आप इससे कंपैरिजन कर देना, ठीक है। आप इस समीकरण से तुलना करिएगा किसी भी रेखा का समीकरण की, ax + by + c = 0। अब क्या बोलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आता है कैसी क्या चीज़ें देना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी होती है प्रवणता, ठीक है। प्रवणता ही डिसाइड कराती है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, प्रवणता, ठीक है। आप इसको प्रवणता बोलेंगे। प्रवणता को हम m से डिनोट करते हैं, और m से डिनोट करते हैं, और इसके बाद इसका जो फॉर्मूला होगा वो -b/a होगा। ये बात भी अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जो प्रवणता का सूत्र होगा वो क्या होगा, -a/b होगा। अब इससे क्या मदद मिलेगी, कैसी मदद मिलेगी वो बताते हैं। पहले तो आप समीकरण रेखा का याद रखिएगा, ax + by + c के फॉर्म पर होगा, ठीक है। और प्रवणता इसका मान होगा, प्रवणता का मान कितना होगा, m = -a/b होगा। ये भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। याद रखिए आप ना, m तो भाई ये अलग अलग रेखा, ये अलग रेखा, तो दोनों का mm आएगा ना। इसके m को आप m1 बोल दीजिएगा, इसकी प्रवणता को m2 बोल दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं क्या चीज़ें रहेगी और कैसी। देखिए, अगर m1 और बराबर है, ठीक है, हम सारी बातें आपको बता दे रहे हैं, सभी चीज़ आपको रिमेंबर रखना। यही तो होता है एग्जाम में कि आप कितनी बातें याद रख पाते हैं, कितनी चीज़ें आपसे बनती है, इसी का फ़ायदा आपको मिलता है। तो यदि m1 बराबर में m2 ये हो, अगर m1 बराबर में m2 आ जाए तो बोलिएगा कि रेखा क्या थी, समांतर थी, ठीक है। आप इसको समांतर भी लिख सकते हैं, पैरेलल थी, ठीक है, समांतर थी। याद रहेगा रेखा क्या थी, समांतर। यदि m1 बराबर में m2 है तो रेखा समांतर है, और यदि m1 इंटू m2 बराबर में -1, याद रखिएगा माइनस, ये सारी चीज़ें कंडीशन में भी पूछ सकता है पेपर में। आप ये मत कहिए कि केवल करना होगा, कंडीशन तक पूछ लेगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि हो सकता आपको ये बात मालूम होने से केवल कंडीशन आपसे पूछ ले तो भी आपसे बन जाए, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन किसी होगी, ये रेखा लंबवत है, इसकी कंडीशन होगी, ठीक है। लंबवत का सिंबल आप ऐसे कर सकते हैं कि ये रेखा है और उस पर 90 डिग्री पर है, तो रेखा लंबवत है, उसके लिए ये वाली कंडीशन होती है कि m1 इंटू
M2 बराबर में -1 आना चाहिए, मतलब कि ये लंब होगी। ठीक है, आप याद रखेंगे ये लंबवत की कंडीशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, और वो पैरेलल समांतर की कंडीशन होगी। दोनों याद रखिएगा M1 और M2 से। चलिए, अब इतना जब बात आपको समझ में आ ही गया है तो सबसे पहले इससे निकालते हैं M1। तो हम इससे निकालते हैं M1 का फॉर्मूला, मतलब किसी प्रवणता का फॉर्मूला होता है जो उसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा -a/b होगा। ठीक है, -a/b। तो आप बताएं यहाँ पर a क्या था, समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर में इसमें 8 आएगा, और चूंकि माइनस है तो माइनस में लगा दिया। ठीक है, क्योंकि सिंबल फॉर्मूले में माइनस था ना, इसीलिए। और b देखिए, b यहाँ पर -4 है। ठीक है, वहां पर पॉजिटिव का 8 था तो 8, चूंकि फॉर्मूले में ही a था, माइनस था तो माइनस लगा दिया, नीचे -4 है b का मान। जो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा। इससे M2 निकालते हैं, तो M2 निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का a, चूंकि a तो 2 है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में ही माइनस है तो आपने माइनस लगा दिया, अपॉन में फिर से अगेन -1 b का मान है। ठीक है, तो आपको फिर इसको काट दिया तो कितना आ गया, इसका भी 2 आ गया। जब ऊपर वाले का भी 2 नीचे वाले का भी 2, मतलब M1 और M2 बराबर आ गए, तो बराबर की कंडीशन हमने क्या बताए थे, यदि M1 बराबर M2 है तो इसकी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि रेखा समांतर है, आप इसको याद रखिएगा। और अगर M1 इंटू M2 बराबर में -1 आता, मतलब इंटू करने पर -1 आता, तो आप बोलते रेखा पैरेलल है। तो 2 ही कंडीशन मैक्सिमम आपसे पूछी जाती है, दोनों ही कंडीशन हमने आपको बता दी है, आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट आपसे बनेगा, बस आप कंडीशनों को याद रखिएगा, क्या करना है उसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ना किसी 2 युग्मों के समीकरण आपको दे दिए हैं। ठीक है, 2 समीकरण दिए, और इसका पूछ रहा है आपसे, क्या पूछना चाहता है कि ये समीकरण है कैसे, किस टाइप के समीकरण है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चलते हैं। समीकरण ए दे दिया है, समीकरण बी दे दिया है। तो मान लीजिए अगर कभी 2 समीकरण आपको दे देना, 2 समीकरण देख लीजिए किस तरह का समीकरण दिया है। ठीक है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 दे दें। ठीक है, फिर क्या दे आपको दे दे a2 प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दे दे। तो आपको इनमें क्या कंपैरिजन करना है वो देखिए। ठीक है, इस तरह का जब आपको समीकरण दे देना तो आपको क्या कंपैरिजन करनी है वो समझ लीजिए। जब ये दे दे तो आपको यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन बताना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इसमें क्या करना होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। इसमें क्या रखना कि यदि a1 सारी कंडीशन है ना, पेपर में आने वाली सारी कंडीशन हम आपको बता दे रहे हैं कैसे आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और बराबर c1 अपॉन में c2। ठीक है, सभी को बराबर बराबर कर दे। पहले कंडीशन बता देते हैं, a1 इज नॉट इक्वल टू, क्या रहेगा, a1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, और ये भी किसके बराबर नहीं, c1 अपॉन में c2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। या फिर आप एक भी बोल सकते हैं कि इनमें थे ना, अगर तीनों बराबर नहीं है a1 और a2, इनके जो रेशियो है ना वो बराबर नहीं होने चाहिए। इनके रेशियो a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 बराबर नॉट a1 अपॉन में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसका मतलब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल मतलब इसका कोई और हल नहीं हो सकता, केवल एक ही हल पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो ये उसकी कंडीशन होगी कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, किसी का भी रेशियो बराबर नहीं होगा। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। यदि ऐसी कंडीशन हो जाए कि तीनों के रेशियो बराबर हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा अनेक हल, अंततः है ना, अनेक हल हो जाएगा, अंततः अनेक हल हो जाएगा। इस तरह का आपने पूछा सुना होगा, अनंता हल होगा। ठीक है, या फिर मैनी सॉल्यूशन, इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, मोनी सॉल्यूशन। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर कि जब रेशियो नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इक्वल है, सारे रेशियो इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और अब एक लास्ट कंडीशन बचती है। ठीक है, सारी कंडीशन हम आपको रिमेंबर करा दे रहे हैं। फिर लास्ट कंडीशन क्या बचती है, पहले तीनों ही बराबर नहीं थे, फिर तीनों ही बराबर थे, उसके बाद अब क्या होगा, कोई एक बराबर और एक बराबर नहीं होगा। हो सकता है a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 बट नॉट इक्वल टू a1 अपॉन में a2। ठीक है, तो ऐसी भी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो
आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कैसे क्या करना है। चलिए, तो जब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि एक रेशो आपका बराबर नहीं होगा, ठीक है, मेनली आपका C1/C2 B1/B2 से ही कंपैरिजन होता है, लेकिन आप ये भी याद रखें कि ये दोनों होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। दो तीनों बराबर हैं, नो सॉल्यूशन है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीनों अब शुरू से हम बता दें आपको सारी चीजें ना, कोई हल नहीं, इसका होगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो आप पहले तीनों बराबर, तीनों नॉट इक्वल थे तो यूनिक सॉल्यूशन था, एक हल था। तीनों बराबर थे, मैनी सॉल्यूशन था, अनंता हल थे। और जब कोई एक बराबर नहीं था और एक बराबर होगा तो उसका होगा कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। अब आते हैं फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए A1 क्या है, A1 है 2, B1 क्या है, मतलब A2 क्या है, A2 भी है 2, नहीं, यहां पर A2 है 6। हम इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना कर रहे हैं। तो A1 2, B1 A2 6, फिर बराबर कर देते हैं। A2 कितना 4 और B2 कितना -12। C1 कितना 2 और C2 कितना, सॉरी C1 कितना है भाई, C1 है 10, C1 कितना है आपका 10 और C2 कितना है आपका, C2 है 2। अब आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर क्या रेशो बराबर है, कोई भी रेशो बराबर हो रहा है। इसका रेशो बनाते हैं 1:3, इसका रेशो बनाते हैं 1:3, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, -3 है ना, यहाँ पर क्या रहा, माइनस का। इसमें और कहीं माइनस है क्या, नहीं, इनमें माइनस, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, 6 माइनस में इधर पे पॉइंट के चक्कर में छुपा हुआ है, ठीक है। रुकिए हम हटा देते हैं इसको ताकि आपको दिख जाए कि हाँ 6 नेगेटिव में। ये देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव, मतलब पेपर में अगर ऐसा हो जाए तो भी दिक्कत देगा कि आगे पीछे अगर यहाँ पे बस नेगेटिव छोड़ दिया और यहाँ पर नहीं दे दिया, ठीक है। हमने इंग्लिश पर ध्यान दे दिया तो यहाँ पर देखिए 6 भी नेगेटिव है ना। ये थोड़ी सी गलतियां होती रहती है जो पेपर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो ना, तो नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, ओके, आपको याद रहेगा। चलिए आप यहाँ का देखें कि आपको ये देखिए 6 नेगेटिव में है ना, दिख रहा है ना सभी को। फिर से हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, देख लीजिए, इसको हटा देते हैं ताकि आपको दिखे। पहला समीकरण ये पूरा है और दूसरा समीकरण ये पूरा है, ठीक है। दोनों समीकरण आपके सामने हैं, कंपैरिजन करेंगे A1 और A2 की। A कितना है यहाँ पर आप बताएं, तो A है 2, ठीक है, और B कितना, A2 कितना है -6, बराबर है ना। ये देखिए इंग्लिश का समीकरण, हालांकि हिंदी में भी सही है ये और ये समीकरण, लेकिन माइनस यहाँ दे दिया, जल्दीबाजी में बंदा गलती कर देता है, ध्यान नहीं दे पाता है। तो A1 2 और A2 -6। इसके बाद कितना हो जाएगा, अब आते हैं B1 पे। तो B1 कितना है 4 और B2 कितना है -12। C1 कितना है 10 और C2 कितना है 2। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। 1/3 का रेशो, यहाँ का भी रेशो 1/3 का रेशो और इसका रेशो 5। तो आप खुद ही बताएं, देखिए ये -1/3 इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू कहेंगे ना इसको। चलिए तो आप देखिए एक समीकरण मतलब एक टर्म बराबर है रेशो और एक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता रहा, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ना, मतलब थोड़ी पिछली देखा, क्या कोई हल नहीं, इसका होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन होगा इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक बराबर और एक नॉट इक्वल टू, इसलिए आंसर यही होगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा बातें बताएं वो भी आप नोट कर अच्छी तरह से रिमेंबर रखेंगे। ये भी क्वेश्चन कितना मजेदार आपके सामने आ गया। ये आपसे पूछता है कि इसमें द्विघात समीकरण क्या है, ठीक है, द्विघात समीकरण पूछ रहा है, क्वाड्रिक इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप कितने आसानी से बता पाएंगे। आपको क्वाड्रिक इक्वेशन पहले पता होनी चाहिए क्या होती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी वेरिएंस चीजें हैं जैसे कि x² xy जो भी है ना, वो क्या होनी चाहिए आपकी, किस में होनी चाहिए, पावर 2 में होनी चाहिए। मान लीजिए x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ना दो घात है तो आप इसको दो घात समीकरण बोल सकते हैं। x² + 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी आप द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि x के 2 मान पॉसिबल होंगे, उसको द्विघात समीकरण, 3 मान पॉसिबल है, त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर x² है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। कैसे भी आना चाहिए, हो सकता है x के साथ कोई नंबर हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए। तो यहां पर x की पावर 2 है, लेकिन देखिए जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना, हम तो देखकर तुरंत आंसर दे देंगे। पहले तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, सबसे पहले हम आपको आंसर देने का तरीका देखते हैं। पहले ये देखना चाहिए कि कहां पर स्क्वायर हो रहा है, जहां पर नहीं कटने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप देखिए लास्ट वाले इक्वेशन में यहां पर 3x² है और यहां पर 2x² है, तो अगर 2x² में से 1x² माइनस कर देंगे, ठीक है, सारे को सॉल्व कर देते हैं, वरना आंसर तो यही दिख रहा है हमको, ठीक है। फिर भी हम आपको जल्दीबाजी में करके बता देते कि किस तरह से आप एग्जाम में करेंगे और कैसे करेंगे। चलिए तो बारीकी बातें आप बताते हैं कि कैसे करेंगे। आप जल्दीबाजी में करना तो इसको दे देना उत्तर, ठीक है, अगर आप समझदार हैं और आपको सारी चीज समझ में आ रही है तो। यहां पर देखिए
कि सबसे पहले हमने बताया द्विघात समीकरण का मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पर तो आपको 2 दिख रही है, आप जल्दीबाजी में क्लिक मत कर देना। देखिए जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे ना तो इसमें भी कितना आएगा, जब इस वाले को बस सॉल्व करेंगे इसके फॉर्मूले में आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए और ए माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे ना, तो पहले ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर मतलब, चलिए शुरू से कर देते हैं, इस वाले को सॉल्व करना है। ए का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, चूंकि माइनस हो तो माइनस 2ab का मतलब 8x, 2 इंटू 4 इंटू एक्स का मतलब 8x। तो आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ हो गई और प्लस 3 है और बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा दूर नहीं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, दोनों प्लस में और बराबर के बराबर है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचा नहीं, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर बचना चाहिए। तो अब आते हैं इसमें, तो हर चीज़ में ना हर किसी को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका कौन सा बचेगा, ये, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है वो देखना है, क्योंकि आप इसको देख लीजिए ना, यहाँ पर 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर में 3x स्क्वायर और प्लस 5, फिर आप इधर कर देंगे माइनस का 5 और बराबर में 2x स्क्वायर, यही ना होगा। अब आप देखिए कि x स्क्वायर बराबर में कितना, माइनस का 5/2। हमने तो केवल इतना बताया कि x स्क्वायर आना चाहिए, उस समीकरण में x स्क्वायर आना चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर में 0। तो आ गया ना, मतलब आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये समीकरण मिल गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया ना, तो एक्स स्क्वायर मिल गया मतलब अगर मतलब कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर है वो द्विघात समीकरण ऐसा आप बोल सकते हैं। तो लास्ट वाला आपका सेटिस्फाई हो गया। आप बाकी को देख लीजिएगा, किसी को भी सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सबके एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो आपका यही उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फिर क्या आप चीज़ें पूछ रहा है। तो ये रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। रूट्स जनरली जो भी रहेंगे ना, आपके जो मान रहेंगे उसको आप किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं रूट्स को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है और क्या करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 4, तो का एक मूल 2 है, तो के का मान बताइए। तो कितने आसानी से आप निकाल पाएंगे। पहले तो मूल समझते हैं, रूट्स क्या होते हैं। मान लीजिए अगर एक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इसके रूट्स होते हैं ना, रूट्स आप किसको डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से, ठीक है। जो रूट्स होते हैं वो अल्फा और बीटा से डिनोट होते हैं ना। तो आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है ना, मूलों का योगफल आपने सुना होगा, सम ऑफ रूट सुना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये होता है। फिर एक होता है अल्फा इंटू बीटा, मल्टीपल ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ कितना, रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मल्टीपल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपॉन ए, दोनों ही आपको याद रहेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी अपॉन में ए, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना, सी अपॉन में ए। योग भी पता है माइनस बी अपॉन में ए, गुणनफल होता है सी अपॉन में ए। सारी बातें आपको क्लियर हो गई अगर इक्वेशन ये दिया है तो। बस इसी इक्वेशन के और यही बातों के कंपैरिजन में हम तुलना कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 बराबर में 4, तो हमने कहा था समीकरण के बराबर में तो 0 होना, तो यहाँ तो 4 दे दिया, तो 4 दे दिया, इसीलिए आपने इसको 0 बना दिया तुलना करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस का 14 बराबर में 0। अब आपको समझ में आ गया। चलिए तो पहले आपको दिया था सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे बताइए क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए बी का मान तो के है, तो के को अगर नेगेटिव में रखोगे तो नेगेटिव का के हो जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव का के है उसमें माइनस सामने लगा तो ए, और 1 का मान देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है। और बराबर में सम ऑफ रूट्स, तो एक बोलता है मूल, एक मूल क्या है 2, तो एक मूल पहले वाले को अपन 2 मान लेते, दूसरे वाले का हमको नहीं मालूम, क्या पता क्या है, ठीक है, बी बोल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी समीकरण पे, दूसरे समीकरण पे चलते हैं। मल्टीपल या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, सी अपॉन में ए। तो एक रूट तो 2 है, दूसरा रूट हमको नहीं मालूम, वही तो निकालना है। और उसके बाद क्या बोला है,
मतलब दूसरा रूट नहीं दिया, फिर उसके बाद क्या करना है, कैसे के का मान निकालना है, इतना याद रखना, ठीक है। 2b इज इक्वल टू सी, सी का मान कितना है -14 और a का मान कितना है 1, ठीक है। इससे इसको काट दिया तो b बराबर में कितना आ गया भाई, b बराबर में -7 आ गया, -7 आ गया। यहाँ दिख रहा है ना, b से आपने 14 को काट दिया तो b बराबर में -7 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करें, 2 प्लस, तो b की जगह पर -7 रख दें, तो यहाँ हो गया 2 -7 बराबर में कितना, इसी पे रख रहे हो माइनस का k, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और फिर जब आप इसको घटा देंगे तो -5 आएगा और के माइनस के हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया तो के बराबर में कितना आ गया 5। आई होप कि आप बात तो समझ रहे होंगे, के बराबर में 5 आपका राइट आंसर। तो इस तरह से सारी बातें आपसे आनी चाहिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। माइनस से माइनस के बराबर में 5 आ गया, 5 आपका राइट आंसर हो गया, सारी बातें आपसे बन जानी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ना कभी भी अगर आपको ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं, पहले तो ये कोजियोमेट्री का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस तरह का रहेगा, कोई भी बिंदु हो सकता है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो इस तरह से सारी चीजें रहती है। तो यहाँ पर कोई भी दो बिंदुओं के निर्देशांक कैसे डिनोट करते हैं, x1 y1, ठीक है। कोई भी बिंदुओं के निर्देशांक समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तब इसको करेंगे तो आने वाले क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। तो यहाँ देखिए x1 और y1 ये पहला बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। फिर दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 ये दूसरी बिंदु के निर्देशांक। तो पहली बिंदु P मान लो और दूसरी बिंदु Q मान लो, ये कहीं की भी बिंदु हो सकती है ना, तिरछी हो सकती है, ऐसे करके हो सकता है यहाँ और यहाँ की बिंदु हो गई, हो सकता है यहाँ और यहाँ की बिंदु हो गई, हो सकता है यहाँ की बिंदु हो गई, यहाँ की बिंदु, कहीं की भी बिंदु हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया था x1 और y1, तो उसके बीच की दूरी जो होती है ना, PQ की दूरी, तो PQ की दूरी क्या होती है, समझिए बातों को बड़ी आसानी से बन पाएगा, ठीक है। बड़ा नंबर, आप तो खैर स्क्वायर में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल दो संख्याओं को घटाना, स्क्वायर कर देना, क्योंकि हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिख देते हैं। हो सकता है कल को आपको यही फॉर्मूला, बस यही गलती तो होती है कि आप जल्दी तो सीख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। उसके बेसिक को भी याद रखना कि कैसे बनता, कहाँ से होता है, क्योंकि कल को आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछा जा सकता है, कथन निष्कर्ष के तौर पर, फॉर्मूले के तौर पर, वो सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो अंडर रूट क्या होता है, पहले रखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये होता है रियल फॉर्मूला, लेकिन आपको बताएंगे कि करना क्या एक्चुअल में, ठीक है। और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका रियल फॉर्मूला। PQ मतलब किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आपको याद रहेगा फॉर्मूला, चलिए याद रहेगा। अब याद देखें कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब अगर संख्या नेगेटिव में हो पॉजिटिव में, उससे कोई मतलब नहीं, उन दोनों को घटाकर आपको स्क्वायर ही करना है। नेगेटिव में और पॉजिटिव में उससे कोई मतलब नहीं, आपको दोनों को घटाकर स्क्वायर ही करना है। हाँ, अगर फिर ये भी याद रखिएगा कि हो सकता है ना, ये चीजें इसलिए याद रखना जरूरी है कि संख्याएं यदि नेगेटिव में दी, हो सकता है यहाँ पर x का मान तो 3, x2 का मान 3 है और x1 का मान -1 है, तो -1 जब आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 और -1 प्लस का 1 हो जाएगा, और दोनों का जोड़ने पर 4 और 4 का स्क्वायर 16। कहीं ऐसा मत कर देना दोनों को हमने घटाने को बोला तो बस 3 और -1 को घटा दिया और बोल दिया, हमने कहा बड़ी से छोटी को घटा दो, तो ऐसे जल्दीबाजी में गलतियां भी हो सकती है। तो वो चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कहाँ गलती हो सकती है, कैसे गलती हो सकती है, इसलिए हमने आपको फॉर्मूला लिखकर दिखा दिया कि x2 माइनस x1। फिर अब धीरे धीरे आप फॉर्मूले को याद रखें दिमाग में ही, और डायरेक्टली जब क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, पहले तो x2 कितना है यहाँ पर 13, ठीक है, 13 है ना, 13 -4, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस का 4 है ना बस, तो -4 पॉजिटिव का 4 था का स्क्वायर प्लस 9 -5 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 13 - 4 कितना हो जाएगा, 13 - 4 कितना हो गया, 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16। जब आप इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में देखिए 6 और 1 7 होगा, तो 7 किसका, पहले ऑप्शन में, और कहीं है क्या 7 नहीं है, तो पहले ऑप्शन में 7 है, तो आपने इसको क्लिक करके आगे बढ़ गए, और भी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। अब ये क्वेश्चन कितना आसान सा आपसे पूछ लिया है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची सकती हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली, दोनों से गुजरनी चाहिए, तो केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। ये तो केवल कॉन्सेप्ट ही है भाई कि दो बिंदु है, मतलब ये तो कॉमन सेंस की भी बात हो गई या फिर याद रखने की बात हो गई, दोनों ही याद रख सकते हो कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। हो सकता है कल को आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा अनंत। इसका आंसर दिया आपने एक कि ओनली वन रेखा खींच सकते हैं 2 पॉइंट से। एक बिंदु से होकर गुजरने वाली कितनी रेखा खींच सकते हो, अनंत रेखा खींच सकते हो, अनंत भाई अनंत, ठीक है। इसका आंसर होगा अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, एक ही बिंदु से आपको गुजरना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तिरछा अच्छा, तो अनंत रेखाएं खींची सकती है, वो याद रखिएगा। एक बिंदु से अनंत, दो बिंदुओं से एक, हो सकता है 3 बिंदु आपसे पूछ ले, तो 3 बिंदु हम कैसे रख दे भाई, 3 बिंदुओं से मैक्सिमम, मिनिमम तो आपका एक ही हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बोलेगा तो 1 2 और 3 ऐसे रख रहे हो, ठीक है। असंगत बिंदु,
ये भी होता है संगत बिंदु असंगत बिंदु, तो इससे फिर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 3 रेखाएं खींच। तो इस तरह के कॉमन सेंस भी कई बार आपके पेपर में आ जाते हैं जो आपको याद रखना। 1 और 2 का तो निश्चित याद रखना, इसका तो आने आना है ना। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकती है और 2 बिंदुओं से 1 रेखाएं खींच सकती है, वो आप ऐसा याद रखिएगा। और हमने बताया कि किस तरह से 3 बिंदुओं का पूछेगा, 4 बिंदु, तो आप देखकर समझकर बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। बोलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या बोल रहा है, एक असमान कोण शेष 2 समान कोणों के योग का 2 गुना है। बस इसको जल्दीबाजी में गलती मत करना है ना, ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि आप देखकर ही कर पाएंगे, लेकिन जल्दीबाजी में गलती मत करना। आपने ले दिया नाम ABC, ठीक है, ये समद्विभाजी कोण दे रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु का मतलब 2 कोण समान है, ठीक है। यहाँ पर A, B और C अगर आप नाम दे रहे हो तो कोई 2 कोण समान है, तो हमने मान लिया ये दोनों कोण समान है, X और X, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि ये जो A वाला कोण है ना, जो भी असमान कोण है, वो दोनों कोणों के योग का, समान कोणों के योग का 2 गुना है। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा और उसका 2 गुना करोगे तो 4x हो जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस आ गया होगा। फिर आप बोलते हैं इन दोनों का योग, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो सबको जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 6x, x और 4x, 6x बराबर में 180 अंश। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 30, x का मान 30 हो जाएगा। तो आपसे बोलते हैं सबसे बड़े कोण का मान बताओ, सबसे बड़ा कोण 4x होगा, तो 4x मतलब 120 डिग्री, x का मान 30 डिग्री, तो 4x बराबर में 120 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी बन जाएगा बड़ी सरलता से। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं की माप सतत पूर्णता में द्वारा दिया, क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता भाई, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में सतत पूर्णांकों के द्वारा दी गई है। सतत पूर्णांक का मतलब, ठीक है। अब हिंदी में ना कई बार ऐसे मतलब ऐसे नंबर, ऐसी लिखावट जाएगी, ऐसे वोकैब आ जाएंगे जो बड़ा कंफ्यूज कर देते बंदों को, ठीक है। बंदे क्रमशः सुने हैं, ठीक है, सतत का, तो ये सारी चीज़ें ना प्रोग्रेसिव होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पर। इससे फिर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ताकि अगर पेपर में आए तो आपसे बन जाए। कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक हो जाएगा, ठीक है, तो यही चीज़ याद रखना। फिर सतत पूर्णांक का मतलब प्रोग्रेसिव इंटीजर हो जाएगा, बढ़ते मतलब एक के बाद एक वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखें कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमशः या एक के बाद एक वाली संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात याद रखेंगे तो बहुत हेल्प हो सकती है। तो आपको तो डायरेक्टली साइड्स याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कौन सी साइड है जो एक के बाद एक होती है, जैसे मान लो 15 है ना, फिर 16 आनी चाहिए और 17 आनी चाहिए। समकोण त्रिभुज बोल रहा है, ठीक है, इस तरह की साइड्स आनी चाहिए, 15 16 17 3 4 5। तो आपको याद है समकोण त्रिभुज में कौन सी साइड होती है जो कॉन्जिक्यूटिव भी है, 3 4 और 5, ठीक है। 4 5 कहीं, 3 और 4 कहीं पे भी ले सकते हो सकता है 3 इसको ले लो 4 इसको ले लो, कोई भी ले सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता लंब क्या और आधार क्या है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया 3 और 4 और 5, ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का एरिया बोल रहा है, तो इसका एरिया होगा हाफ बेस, बेस किसी को भी मान लो, हाइट किसी को भी मान लो, उससे कोई अंतर नहीं, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 6। कंसेक्यूटिव साइड का मतलब क्रमशः होनी चाहिए, तो 3 4 5 ही तो आपको पता ना, और कहाँ साइड्स आपको याद है, 12 13 5 होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज रहेगी आपको याद रहेगी तो बहुत मदद होगी। नहीं याद है तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा कि x मान लो इसको और इसको x+1 मान लो, फिर इसके कंपैरिजन में इसको निकाल दो कि ये कितना आ रहा हो, फिर इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल के फिर इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये तरीका लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी x का मान आपको नहीं मालूम, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा तो जल्दी इजीली सॉल्व। तो आपको समझना, पाइथागोरस लगा के फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो मिनिमम आपको याद ही रहते हैं उनके कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है, थोड़ा नॉलेज हैगा, तो आपको सारी चीजें बन जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी बड़ा सरल था कि सर कॉन्जिक्यूटिव था, 3 4 5 तो हमको याद ही रहता है, फटाक से कर देंगे हाफ बेस इंटू हाइट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। बोलता है एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 अधिक। कितना आसान क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ना आपको अप्रोच से इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, बातों को समझ करके ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। क्यों, देख लीजिए लंबाई कितनी देता है, लंबाई आपको दे रहा है कितना, लंबाई आपको दे रहा है यहाँ पर कितनी, लंबाई देता है 2 गुनी चौड़ाई से 2 गुने के 5 अधिक। तो लंबाई हम मान लेते हैं b, तो लंबाई को बोल देते हैं x। लंबाई x सॉरी चौड़ाई आपकी x है, तो लंबाई कितनी हो गई 2 गुने से 5 अधिक, तो 2 गुने से 5 अधिक। जैसा बोला था क्वेश्चन ने वैसा जमा दिया, क्वेश्चन जैसा आपसे बोला था आपने वैसा जमा दिया, ठीक है। अब वैसा जमाने के बाद आपको क्या समझना है, ठीक है, जैसा आपको बोला था वैसा जमा दिया ना, इसके बाद आपको क्या समझना है वो देखते हैं। तो एरिया बराबर में क्या होता है, एरिया बराबर में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम एरिया निकालना चाहेंगे, ठीक है, एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे वो समझो। एरिया होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है भाई 2x + 5 है और चौड़ाई कितनी है x है। यहाँ पर ना एरिया दिया है 75,
तो अब चाहे तो इसको सॉल्व कर दे तो भी आ जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम आप सॉल्व करने बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बस यही चीज़ें आपको दिमाग में बैठाना है, वहाँ पर सॉल्व नहीं करना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर बोलता है इसकी चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई मतलब एक्स थी, तो एक्स था, इसका मतलब इसको एक्स को मान लो। तो यहाँ और कई बार ऑप्शन से कर लेते हो, कई बार अप्रोच करनी पड़ती, क्यों? क्योंकि अगर इसका परिमाप पूछ लेता तब कहाँ से ऑप्शन में करते, इसलिए अप्रोच करना भी सीखे, सारी चीज़ें सीखे ताकि आपसे समझ में आ जाए। ठीक है, इजिली सॉल्व हो पाए, क्वेश्चन ना छोड़े, जल्द से जल्द बन भी जाए आपसे। ठीक है, तो अप्रोच करना भी ठीक है। तो यहाँ तो ऑप्शन ही तो कर लिया, वरना आपको अप्रोच करना होता है कि भाई कैसे आता 75 कैसे आएगा, 15 पन्ना 75 कि 15 तिया 75 कि 25 तिया 75, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं ना जो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, तभी और अच्छे से प्रदर्शन दे पाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं एक्स का मान, चौड़ाई का मान 5 रखते हैं, चौड़ाई का मान 5 रखते हैं, तो ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 15, और 15 5 के इंटू करेंगे 75 आएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसका मतलब 5 सेटिस्फाई हो रहा है, चौड़ाई में असर देके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल को परिमाप पूछते तो आपको खुद से दिमाग से करना पड़ता है। ठीक है, याद रखें। इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये बोलता है रोम्बस, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का एरिया जो होता है, अगर रोम्बस किस तरह से रहेगा, इस तरह से। इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी याद रखिए कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना D1 और D2 आपस में लंब होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, विकर्ण आपस में लंब होते हैं, याद रखिएगा। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका फिर परिमाप तो आपको याद ही रहेगा, 4a होता है, जो इसका फिर क्या रहेगा, इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि 4a² इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये भी आप याद रखिएगा। समचतुर्भुज के बारे में इतनी एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखना है कि इसमें क्या होती है एक प्रॉपर्टी, इसको ऐसा बोल सकते हो, इसको 4a² बराबर में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर को ऐसा बोल सकते हो कि विकर्ण सभी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, इस तरह की बातें याद रख सकते हो। और इसका जो एरिया होगा वो अगर आपको दिया हाफ D1 इंटू D2 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी बातें आपको रोम्बस के बारे में याद रखना है। तो हमको तो एरिया के फॉर्मूले से मतलब हाफ D1 इंटू D से, क्योंकि दोनों विकर्ण हमको दिया, बोलता है एक समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाक से आपको रख देना हाफ, D1 का मान 16, D2 का मान 12, फटाफट सॉल्व कर दो, 8 12 ठीक कितना 96, तो 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 96 यूनिट। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कब, जब आपको फॉर्मूले बनते होंगे तब। और जितनी भी आपको एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है वो सब आपके काम की, आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, आने वाले एग्जामों में काम आ सकती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बोलता है दो टावर एक दूसरे से 35 मीटर की दूरी पर है। इस क्वेश्चन को ना आप रेशो के फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि ट्रिग्नोमेट्री को रेशो सारे सीखो। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, दो टावर एक दूसरे से 35 मीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले तो 60 और 30 के बीच रिलेशन सीखे। हमने आपको एक बार एनटीपीसी के प्रीवियस सेट के में क्वेश्चन में करवाया होगा, तो एनटीपीसी के सेट में हमने ये कराया है कि 30 60 का और 90 का रेशो याद करवा दिया। ठीक है, ये 90 है, ये 45 और 45। ठीक है, और ये 90 और ये 30 है और ये 60 है। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख दो 30 डिग्री, यहाँ पर लिख दो 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने आपको एक रेशो बताया है 30 60 और 90 का, और एक रेशो बताया 45 और 90 का। 30 60 90 का रेशो बनाया, 30 के सामने 1 का रेशो होता है, 60 के सामने √3 का रेशो होता है और 90 के सामने 2 का रेशो होता है। ये आपको जब एनटीपीसी का सेट करवा रहे थे ना उसमें समझाया था। और याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन, कहीं मैथ्स तो ऐसी चीज़ है कि कहीं पे भी सब काम आता है। ठीक है, बस स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन करना होता है। तो 30 60 90 का रेशो 1:√3:2 और 45 90 का रेशो कितना हो जाएगा, 1:1:√2। ये दोनों रेशो बनेगा। ठीक है, 1:1:√2 का रेशो बनेगा। 45 90 पे 30 60 90 का रेशो बनता है 1:√3:2। ठीक है, ये एक रेशो होता है साइड का कि अगर इस अनुपात में ये है तो उस अनुपात में वो होगा। तो यहीं पर आते पहले ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वो समझते हैं। ठीक है, और फिर आपको रेशो का भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे और बेसिक से भी बता देंगे इस क्वेश्चन को, ताकि जो नए हैं वो बेसिक से समझ जाए और जो बेसिक जानते हैं तो वो रेशो के कॉन्सेप्ट को समझे। दो टावर एक दूसरे से 35 मीटर की दूरी पर है। तो दो टावर हमने ये मान लिया, ये 35 मीटर है ना, दो टावर, तो ये इनके बीच की दूरी कितनी मान लिया, 35। ठीक है, एक टावर ये वाला हो गया, एक टावर ये वाला हो गया, 35 मीटर की दूरी पर है। फिर बोलता है कि पहला टावर कौन सा नहीं मालूम, तो यही ना होगा पहला टावर, क्योंकि इसके कहाँ से बोलता है, नीचे और ऊपर दोनों से बोल रहे हैं कि पहले टावर के ऊपर से है ना, पहले टावर के ऊपर से देखने पर दूसरे टावर के आधार का अवनमन मतलब नीचे की ओर अवनमन। ठीक है, आधार का अवनमन और ऊपरी सिरे का यहाँ की ओर बोल रहा है। ठीक है, तो अवनमन में कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, और ऊपर की ओर कितना बना रहा है भाई, 30 डिग्री बना रहा है। ये बात ठीक है, दोनों समझ में आ गया ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री जैसा बोल रहा था वैसा बना दिया। और बोलता है कि इसके बीच की जो दूरी है 35, क्योंकि उनके बोला ना दो पिलर जो इनके बीच की दूरी 35 है, ये दे दिया आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। अब क्या पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है। क्लियर हुआ, क्या पूछना चाहता है ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए बहुत बढ़िया, अगर क्लियर हुई तो यहाँ पर आते हैं बातों को समझते कि इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो और रेशो से। पहले हम आपको क्या समझा देते हैं, बेसिक से समझा देते हैं, फिर आपको रेशो से समझा देंगे। ठीक है, इसका बेसिक क्या होगा, यहाँ पर हमें दिया 35, ठीक है,
और ये वाला मान नहीं दिया। तो आपको जैसा करना वैसा कर सकते हो। तो हमको क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री लगाते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, इसको कट करते हैं, ठीक है, फिर करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर में क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री को तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan 60 डिग्री। पीछे वाले मैप को देखते रहना ना, अगर आप कंफ्यूज हो तो देख लेना। tan 60 डिग्री बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार। और फिर tan 30 भी लगाना पड़ेगा, बेसिक में दोनों का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, tan 30 का भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा का फॉर्मूला। और आप जानते हैं अगर इस तरह का आपने बनाया था पिलर, ठीक है, तो आपने इस तरह का जब पिलर बनाया था ना, तो यहाँ पर बताइए tan 60 लंब कितना है, लंब तो ये पूरा है जो हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो लंब हमें नहीं मालूम, आधार कितना है भाई 35, आधार है 35। और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और लंब हमको नहीं मालूम, तो लंब बराबर में आपने क्या निकाल लिया, 35 √3 निकाल लिया। लंब बराबर में आपने निकाल लिया 35 √3। tan कितना आ जाता है 30 का मान कितना होता है, लंब बटे आधार, आधार कितना है 35। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। और बराबर में लंब हमको नहीं मालूम तो हमने बोल दिया x है, क्योंकि लंब इसके लिए ना 30 के लिए ये ऊपर वाला ना है। ठीक है, ये ऊपर वाला 30 है, यहाँ वाला 30 है, तो इसके सामने लंब ये होगा, इतना केवल है ना, छोटा सा होगा लंब। यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब ये बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो लंब इसका छोटा रहेगा, तो इसका लंब को अपन x मान लेते हैं। ठीक है, और बराबर में कितना मान लेते हैं, बटे में 35। यहाँ पर जाएगा 35 बटे √3 और बराबर में x। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे तो पूछ रहा है किसकी लंबाई भाई, आपसे पूछी जा रही है इसकी लंबाई। ठीक है, दूसरे वाले की लंबाई पूछी जा रही। तो आप कह रहे हैं कि इस पूरे का मान आपने कितना माना था, इसका मान माना था x और इस पूरे का मान माना था l। तो आप बताइए कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान और इसका मान बराबर होगा, l - x होगा, l - x होगा। तो यहाँ पर l - x आप कर रहे हैं, l - x, l का मान आपने निकाला है 35 √3 और x का मान निकाला है 35 बटे √3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा 70 बटे √3, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो ये बेसिक हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 70/√3, 17/√3, ये आपका आंसर है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, हाँ, दिक्कत ये रहती है कि कई बार ना आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखिए 70√3 है, 70√3 और 70 बटे में √3, कई बार ऐसा तरह लिखा रहता, तो इसमें जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा। हो सकता है आपने पूरी मेहनत के आंसर भी आगे गलत क्लिक कर दिए, कैंसिल हो गया, पूरा नंबर चला गया, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ठीक है, अब आते हैं रेशो के मेथड पर। रेशो का मेथड क्या होगा, वो रेशो का मेथड बड़ा आसान होगा, कब, समझने के बाद। ठीक है, तो रेशो समझा देते हैं आपको। अगर कभी इस तरह का रेशो आएगा ना, जब इस तरह का बनता है 30 60 90 का, तो ये सब रेशो आपको याद रहेंगे तो बहुत मदद होती है। मान लीजिए कि यहाँ का 60 डिग्री बना रहा है एंगल और यहाँ का 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1 का रेशो। 60 डिग्री के, अब 30 अगर ये है और 90 अगर ये है, तो ये 60 होगा ना, 60 के सामने √3 का रेशो। ठीक है, हो गया। अब जब ये √3 है, यहाँ की वैल्यू √3, तो यहाँ की भी वैल्यू √3 होगी। ठीक है, और अगर ये √3 है, क्योंकि ये तो अब इतना वाला तो अंदर वाला 30 हो गया ना, 30 के सामने √3, तो इस 60 के सामने क्या हो जाएगा, इस 60 के सामने हो जाएगा यहाँ वाली हो जाएगा 30 के सामने √3, तो 60 के सामने क्या, ठीक है, तो 60 के सामने हो जाता है, अगर 30 के सामने 30 60 90 का रेशो बताओ पहले, 30 60 90 का रेशो बताओ, 30 1 60 √3 और 90 2 होता है। तो अगर 30 के सामने यहाँ पर तो √3 दे दिया, इसका मतलब 1 का मान जो है वो √3 है, तो फिर एक्चुअल में √3 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 हो गया, तो ये फिर कितना बच्चा 2 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 2 का अनुपात। समझ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको रेशो को समझ में आना चाहिए कि रेशो बनता कैसे और कैसी सारी चीज़ें। ये हो गया 2 का अनुपात। अगर रेशो सीख गए ना, मतलब रेशो सीखने में हो सकता थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन अगर रेशो सीख गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। अब आपको क्या दिया था, बेस का मान दिया था। ठीक है, बेस का मान दिया था ना, बेस का कितना था भाई, बेस √3 था, तो इसका मतलब √3 का मान हमको दे के रखा है 35 के बराबर। और वो जो यहाँ वाली हाइट थी, ये वाली हाइट, ये तो आपको 35 का मान दिया था, और ये वाली हाइट आपसे पूछा था, ये वाली हाइट 2 के रेशो में थी, निकाल दो फटाक से, 70 बटे √3, ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, चुटकियों में आंसर बनेगा कब, जब रेशो के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये नहीं, बाकी इससे टफ क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है भाई, ये पूरी सीरीज आपको दे कर रखा, आंसर बस पूछ रहा है, तो पूरी सीरीज दे दिया। यहाँ पर देखिए आपको टीटी याद होना चाहिए, ठीक, टीटी, सीसी और एसएस की कॉसिक और सेक, कॉस और कॉसिक, ठीक है, सेक साइन, इस तरह की जो चीज़ें रहेगी ना, टी सी सी, इसका मतलब tan थीटा, tan, ये याद रखें कि tan, पहले आपको छोटी सी बात बता दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, tan थीटा इंटू tan अल्फा इंटू बीटा कर देते, tan अल्फा इंटू tan
बीटा का मान 1 होता है कब? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री हो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो बता नहीं रहे, लेकिन जितना भी बता रहे उसमें से सारी बेसिक बातें भी आपको बता दे रहे, ताकि ये अगर काफी काम किया जाए तो आपसे क्वेश्चन बने। 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये बात आप याद रखना। कब? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री हो। इससे ना रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे? हो सकता है अभी तो ये क्वेश्चन दिया है, तो आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का 90 डिग्री है तो 1 बनेगा, तो ये 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री जोड़ने के पर 90 नहीं आएगा क्या? 90 डिग्री होगा, इसका मतलब इसका मान 1। 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री होगा, यहाँ पर वो कट क्या आएगा? 10 30 डिग्री 10 कितना हो जाएगा? 87 डिग्री। तो इन सबको जोड़ने पर 1 1 1 आता जाएगा, तो इसको करेंगे तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और बीच में एक बच जाएगा पेयर जिसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, 10 45 डिग्री, ठीक है। 10 45 डिग्री का पेयर नहीं बन पाएगा, तो इसका मान भी कितना होता है? 10 45 का 1 ही तो होता है, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 बीच में बन जाएगा 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री का मान भी तो 1 होता है, इसका मतलब आंसर 1 हो गया। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब चूंकि हमने जो बात बताई तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दें कि पेपर में अगर आता है तो आप कैसे कर पाएं कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ठीक है, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर में 1 की प्रॉपर्टी, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 90 डिग्री हो तो इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? हो सकता है आपको यहाँ पर दे दे 10x इंटू 10 2x बराबर में 1, तो बताइए कॉस, ठीक है, बताइए क्या बोल देगा? बताइए cos 2x बराबर में क्या? इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले तो आप इसको सॉल्व करना कि ये तभी 1 होता है जब इन दोनों का योग 90 डिग्री हो। इसका मतलब 3x बराबर में 90 डिग्री, तो x बराबर में कितने डिग्री? x बराबर में 30 डिग्री, x बराबर में 30 डिग्री। आपने पूछा cos 2x मतलब cos 60 डिग्री का मान। इस तरह की बातें आपको याद होनी चाहिए, और cos 60 का जितना भी मान रहेगा वो लिख देना, ठीक है। कितना रहेगा? 1/2, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह की सारी बातें आपसे बनी चाहिए। हो सकता है यही क्वेश्चन कल को पूछ ले, अभी तो ये सीरीज का क्वेश्चन बोला वो क्या आसान था, आप देखकर उत्तर करें, कल को वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे, सारी चीजें बननी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप सारी तरह से प्रिपेयर होते चलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पर दिया है x साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है आप बताइए? साइन 45 का मान होता है कितना? 1/√2, ठीक है। y cos 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री किसका उल्टा होता है? साइन 30 डिग्री का। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब 1/2 होता है और cosec हो गया साइन का उल्टा, क्योंकि साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, तो cosec 30 का मान कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया। मतलब सबके मान आने आपको याद होने चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री में तो ईजिली हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आप यहाँ से निकाल दे x/y का रेशियो। x/y का रेशियो जब निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई में अपॉन में 1। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपसे तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है x⁴ अपॉन में y⁴। अब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, फटाफट इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि 2 का वर्ग करूंगा, 2 का पावर 4 करूंगा तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 का मतलब 16 इंटू रूट 2 की पावर 4 करूंगा तो इसका मतलब होगा 4, अब बटे में 1 का और कितनी भी कर दो 1 ही होगा। 16 चौको 64 हो जाएगा, तो या तो 64 आंसर दे दो, लेकिन ऑप्शन में देखो 4 की पावर में दिया था, तो आप देखिए कि ये 4 है ना, 16 चौको 64 दे दो आंसर, या फिर 4 की पावर कितना होता है? 64 3 होता है, तो आपने 4 की पावर 3 को आंसर दे दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से आपको बातें बन जाएगी कि x⁴ अपॉन में y⁴, चूंकि बटे के 1 का नीचे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। आपका आंसर हो गया सही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा भाई? आप देखिए समुच्चय है ना, ये समुच्चय को थोड़ा सा समझा दे ताकि और अच्छे से बने और आगे आने वाले क्वेश्चंस बने, ठीक है। ए बराबर में पूरा सेट दिया, बी बराबर में ए सेट दे दिया, ठीक है। आपसे पूछता ए, तो अगर इस तरह का सिंबल लगेगा ना, इसका मतलब कॉमन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है वो आपसे पूछ रहा है। इस तरह का मतलब पूछ रहा है यूनियन, मतलब पूरा टोटल पूछ रहा है, टोटल, ठीक है, टोटल। और एक ही बार है ना, दो बार नहीं। इस तरह का मतलब पूछ रहा है कॉमन, इस तरह का मतलब पूछ रहा है टोटल, जो कि एक ही बार पूछेगा, 2 बार नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ए बराबर में, हम ये क्वेश्चन नहीं अलग से क्वेश्चन करा रहे हैं, ए बराबर में 1 2 3 4 5 दे दिया, ठीक है, इतना दे दिया, और बी बराबर में दिया है 5 3 4 2 8 7 दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या क्या सकता है वो देखो। अब हो सकता है आपसे पूछे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में आपको 2 बार नहीं लिखना है भाई, आपको देखना है कि दोनों में सब क्या है ना, सब एक ही बार लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या आया है, तो ए 1 है, 1 लिख देना, सब लिखना है ना, और 2 बार नहीं लिखना। अगर जो ऊपर नीचे है तो 2 बार मत लिख देना, एक ही बार लिखना है। 1 2 3 4 5 8 और 7, मतलब 7 8 लिखना था, और कुछ तो नहीं छूटा बस। तो ये हो गया यूनियन का काम। इसके बाद आते हैं कि दोनों में कॉमन क्या, तो दोनों में जो भी चीज़ कॉमन हो, मान लीजिएगा दोनों में अगर क्या कॉमन था, हमने तो रफ कर दिया उसको, ठीक है। ए और बी में
ए यूनियन बी में दोनों में कॉमन मतलब कि ये तो हो गया पूरा पूरा, ठीक है, और समनिष्ठ, ठीक है, ए इस तरह का अगर सिंबल आपको दिखे तो इसका मतलब होगा दोनों में कॉमन क्या है। मान लीजिए दोनों में कॉमन था 1 तो 1 लिखिएगा, दोनों में कॉमन था 2 तो 2 लिखिएगा, दोनों में कॉमन था 3 दोनों में कॉमन 3 लिखिएगा, 4 था 4 लिखिएगा, 8 दोनों में कॉमन नहीं था तो उसको मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और मान लीजिए कभी दोनों में कोई कॉमन चीज ना दिख रही हो, आपसे कॉमन पूछा, यूनियन का मतलब हो गया ना दोनों में जो चीज है वो सब लिख दो, लेकिन एक ही एक बार लिखना, और इस तरह का सिंबल में क्या लिखना है, कॉमन लिखना है और केवल एक ही बार लिखना है, ये भी हमने बता दिया। और मान लो अगर दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा तो आप इस फाई का सिंबल का यूज करना कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो आप देखिए ए का मान ये पूरा दे दिया, बी का मान ये पूरा दे दिया और पूछ रहा कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं, कोई भी चीज कॉमन नहीं, फाई का सिंबल दो, आंसर आगे बढ़ जाओ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा ये भी क्वेश्चन उसी के बेस का है। इसमें आप ये याद रख सकते हैं, अगर फॉर्मूला कभी आपको याद रखना है ना, कैसे फॉर्मूला याद रखें, देखिए कि क्या होता है, एन ए यूनियन बी बराबर में होता है एन ए प्लस एन बी। कई बार ऐसा फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है भैया ना, प्लस माइनस करके, माइनस में एन ए समनिष्ठ बी, ए समनिष्ठ बी। ये सिंबल चेंज हो गया ना। देखिए यहाँ पर यू है और यहाँ पर उल्टा यू है ना, इस तरह से बातों को याद रखें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो पहले बोलता है टोटल लोग कितने हैं, 100, कुल लोग 100 हैं, तो यहाँ पर 100 रख दिया हमने, बराबर ए का मान कितना है, ए का मान बोलता है कि फ्रांसिस बोलने वाले, यहाँ पर ए बी को आप एफ और जी भी कर सकते हैं, फ्रांसिस का मतलब एफ और जी का मतलब जर्मन, ठीक है। तो 70 लोग फ्रांसिस बोलते हैं, पहले वाले बोलने वाले लोग 70, दूसरे बोलने वाले लोग हैं 50, और दोनों बोलने वाले लोग हैं, बोलता है कि दोनों कम से कम कुछ बोलते हैं, तो कितने भाषा दोनों बोलते हैं, तो इसको मान लिया एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 120 माइनस 100 और बराबर में एक्स, तो एक्स बराबर में आ गया 20, जो कि आपका राइट आंसर। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी, वरना आप इसको देख सकते हैं, फ्रांसिस जर्मन को जोड़ देना कितना हो गया 120, 100 घटा देना आगे 120, ठीक है। सारी चीजें आपसे बनी चाहिए और बातों को समझने के बाद बनी चाहिए, ऐसे नहीं कि तुक्का तुक्का मार देना, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें बनेगी। आई होप कि आप सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को समझिए। तो यहाँ पर बोलता है फलन का परिसर, परिसर का मतलब हमने आपको एक परिसर के लिए परास, परिसर और ये सब की चीज़ें बताई भी हैं, ठीक है। उसमें हालांकि ये वाली क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया, लेकिन आप समझिए, अगर आपको परिसर नहीं पता, परास नहीं पता, रेंज नहीं पता, तो आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा, परिसर परास रेंज की हमने डाली है, वो आपको समझा देगी कि परिसर परास रेंज क्या होता है, जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन को भी इंक्लूड करके हम आपको वीडियो बनाएंगे और प्रोवाइड कराएंगे। चलिए तो इसको समझते हैं। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम टू मिनिमम को ही रेंज कहते हैं, कि मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, मिनिमम मान हो सकता है, बस उसी को रेंज कहते हैं। तो इसका आपसे परिसर पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब या तो इसका मैक्सिमम मान और इसका मिनिमम मान दोनों बताओ। तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा वो समझते हैं, और फिर मिनिमम मान कितना होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम मान के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मान आप बताओ कब होगा, पहले मैक्सिमम नहीं, पहले मिनिमम चलते हैं, ठीक है। मिनिमम मान कब होगा सर, मिनिमम मान इसका होगा नेगेटिव में उत्तर, ठीक है। नेगेटिव में उत्तर होगा तभी, या फिर जीरो हो जाए तो, या तो जीरो हो जाए या तो नेगेटिव में तो ही ना +1, मतलब जितना कम से कम आए। तो कम से कम मान लाने के लिए हमको एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा। हो सकता है कल को यही पूछ ले कि इसका मिनिमम मान के लिए एक्स का मान क्या होगा, तो मिनिमम मान के लिए एक्स का मान होगा माइनस का मान, क्योंकि ये मॉड में मतलब कि -1। कल को बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप रट्टन हमारे कॉन्सेप्ट को समझते चले, बातों को समझते चले, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो कल को अगर ये पूछ ले कि इसका मिनिमम मान के लिए एक्स का मान क्या होगा, तो आप बोलना -1 होगा, और -1 रखने पर इसका मान कितना आ रहा है, जो एफ एक्स का मान है वो कितना आ रहा है, हम आपको शुरू से कर देते हैं कि एक्स का मान -1 रखने पर जो एफ एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा -7, और एक्स का मान कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर रख दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर रख दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव नंबर रख दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर कोई सा भी रख दीजिए। आप कितना आएगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर कोई सा भी रख दीजिए, एफ एक्स का मान बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, मतलब जितना जितना मान बढ़ाओगे, हो सकता है एक्स का मान 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 बनाओगे, तो उसका मतलब मान तो कोई भी बड़े से बड़ा रखते जाओगे तो मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो और इसके बाद क्या रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या रखना है भाई, 7 से ज्यादा जाए ना, यहाँ पर जोड़ने पर 8 - 7 तो कितना जाएगा 1, फिर हो सकता है 10 - 7 तो हो जाएगा 3, ऐसे करते आप बढ़ाते जाओगे, लेकिन जो मिनिमम मान फिक्स है 7, माइनस का 7 आएगा। और कब आएगा, जब एक्स का मान -1 रखोगे तभी पॉसिबल है ना। एक्स का मान -1 रखोगे तो आपका एफ एक्स का मान कितना जाएगा, -7 जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम मान हो गया -7 फिक्स, और मैक्सिमम मान कुछ भी आ सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखोगे जिसमें से बड़े नंबर में से 7 को माइनस कर
दोगे तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, मतलब उसके मान मैक्सिमम के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर कोई सा भी आ सकता है, धनात्मक मान कोई सा भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम के लिए क्या आता है -7। तो आप जब परिसर लिखते हैं तो पहले लिखते हैं मिनिमम नंबर, फिर लिखते हैं मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं। तो मिनिमम मान कितना आया था -7 और मैक्सिमम मान कुछ भी आ सकता है, इन्फिनाइट आ सकता है। तो -7 और प्लस का इन्फिनाइट, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर देकर आगे बढ़ जाए। देखते हैं, बातों को समझते हैं। बोलता है एक जार में केवल लाल, नीले और हरे रंग का कंचे हैं और एक लाल कंचे को निकालने की प्रायिकता इतनी है और एक नीले रंग के कंचे को निकालने की प्रायिकता इतनी है। जार में कम से कम कितने कंचे हो सकते हैं? देखिए बातों को समझिए, ठीक है। पहले की बोलता हैगा, पहले की प्रायिकता कितनी थी भाई? पहले के कंचे निकालने की प्रायिकता 0.25 थी, पहले के निकालने की 0.25 थी और दूसरे कंचे निकालने की प्रायिकता 0.40 थी। और बोलता है कितने कंचे हो सकते हैं। तो इस बात में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, कई लोगों को हो सकता है क्लियर ना हो। तो 0.25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में आएगा 100, ठीक है। 25 एकम 25 100 आ गया ना, 25 चौको 100, तो इसका हो गया 1/4, ठीक है। 0.40 को जब आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे 100, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, तो 2/5। अब आप देखिए अगर जितने भी कंचे होंगे, इसका मतलब इससे डिवाइड करने पर भी डिवाइड हो जाएंगे, इससे भी डिवाइड करने पर हो जाएंगे। 1/4 से जब कंचों की संख्या को डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड होने चाहिए और 2/5 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड होने चाहिए। इसका मतलब कंचों की संख्या क्या होगी? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर से कटेंगे तभी ना इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो कंचों की संख्या जो होनी चाहिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, 4 5 का जब आपने एलसीएम लिया कितना आया? 4 पंजे 20, आपको 20 क्लिक करके आंसर आगे बढ़। हो सकता है आंसर में 40 होता, 40 भी तो 4 और 5 से डिवाइड होगा ना, लेकिन नहीं, आपसे पूछा होगा न्यूनतम, कम से कम। तो कम से कम में आप अगर 40 भी ऑप्शन में होता तब भी आप 20 देते। 40 भी तो 4 और 5 से कट रहा है, लेकिन नहीं, आप उत्तर 20 देंगे क्योंकि उसने कम से कम संख्या पूछा है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन पर याद रखिए, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, आपको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ छोटी छोटी हम बातें आपको बता रहे हैं, वो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आपके सामने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए और या जैसी कंडीशन आए तो या के लिए हम प्लस लगाएंगे और के लिए हम मैथ्स में तो प्लस करते, लेकिन प्रायिकता का जब क्वेश्चन करेंगे तो इनटू करेंगे। आपको याद रहना, ठीक है। जब और लिखा होगा तो इनटू और या लिखा होगा तो प्लस, जैसी कंडीशन आप जब भी आएगी तो ये करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने बोलता है पहला दिन, तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे फर्स्ट डे और सेकेंड डे। तो पहले दिन की प्रायिकता कितनी है? 0.4 और सेकेंड डे की और आ गया ना, तो इसीलिए इनटू और सेकेंड डे की 0.7। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.28 आ जाएगा। 0.28 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी समझ में आई होगी। तो आपके आज के पहले पेपर में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं, जो कि जेल पहरी में आए, और एक क्वेश्चन केवल इसमें नहीं काम आएगा क्योंकि इसके साथ हमने बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो आपके सारे पेपर में मदद करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।